हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में यूपीपीएससी आरओआर और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है। और आज जो टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बाकी अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मतलब बार बार पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जैसा कि आपका चल रहा है, बाकी फुल टेस्ट सीरीज आपको पर संडे को, हर संडे को कराया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहे और आप लोग एक अपना एनालिसिस भी खुद करते रहे कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, जिससे कि ये पता चलता रहे कि आप लोग जो है और क्या चाहते हैं। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो लोग पेड ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आकर के वहां से जो है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि 13 अप्रैल से संस्कृत आईएएस और आईएएस के जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर अपडेटेड मिलेंगे। और वो टेस्ट सीरीज जो है, आज जो आपका पहला टेस्ट सीरीज संस्कृत आईएएस का कराया गया है और पेड ग्रुप में भी वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दिया गया है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल एनालिसिस आपका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में वहां पे प्रोवाइड कराया गया है। तो जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको वो मिल गया होगा। बाकी और भाई और कोई मतलब क्वेश्चन जो भी आप लोग सॉल्व करें उससे रिलेटेड कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत 4 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। बात करें अगर भारत की, हम अगर भारत की बात करें तो इसमें जो है भारत का नक्शा बना रहे हैं, हो सकता है ठीक ठाक बन जाए। जी जी, बहुत गंदा नक्शा बना है। लेकिन देखिए, इसके अगर हम बात करें, इसका जो आपका भारत का जो अगर हम बात करें, जो उत्तरी विस्तार है, भारत का जो उत्तरी विस्तार है वो आपका 37 6 से लेकर के 8 4, ठीक। और इधर जो है आपका 68 68 7 से ये आपका हो जाएगा 97 25। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये इसका भारत का विस्तार है। बाकी दूसरे में क्या कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प इसके बारे में सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा के उत्तर का भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है। कर्क रेखा के दक्षिण में भारतीय भूभाग भाग जो है धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर के दो भागों में बांटता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है, कोई सा भी गलत नहीं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरता है अर्थात भारत को दो भागों में विभाजित करता है। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है और वो कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा के उत्तर का जो भारतीय भूभाग है वो अधिक चौड़ा है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में भारतीय भूभाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, इसमें अगर हम इसी मैप से देखें तो इसमें जो है, देखिए इसको हम और थोड़ा अगर वो कर दे तो ये आपका देखिए, ये जो है कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भाग है ये अधिक चौड़ा है और इसके दक्षिण में हम जैसे आते हैं ये सकरा होता जाता है। ठीक है, सकरा होता है और आपका हिंद महासागर है
यह हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। इधर आपका अरब सागर हो गया, ठीक है, इधर अरब सागर हो गया, और एकदम इधर जो है बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो यही जो है इसमें बोल रहा है कि कर्क रेखा जो है उत्तर भारतीय भूभाग जो है अधिक चौड़ा है, दक्षिण में यह सकरा होता जाता है, और इसके साथ साथ जो आपका हिंद महासागर है यह इसे दो भागों में बांटता है, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग पर विस्तृत है और भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। भारत का समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न जो रेखा है उससे 5.5 घंटे पीछे है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़े तो बहुत ही जो है सही से पढ़ा करें, ठीक है, बहुत जो है केयरफुली क्वेश्चंस को रीड किया करें, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मध्याह्न जो मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा पीछे, जो कि गलत है, ठीक है। भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है, न कि पीछे, ठीक। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है, तो इसमें गलत पूछा है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चीन का भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। चीन के साथ जो भारत की सीमा है वो 3,488 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है और चीन इसके साथ जो है लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और इसका जो निर्धारण किया गया था जो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, इसका जो निर्धारण हुआ था शिमला समझौते के तहत, शिमला समझौते के तहत किया गया था। और यह समझौता कब हुआ था? 1913-14 में यह समझौता हुआ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो एक इंटरनेशनल रेखा है इसका निर्धारण किया गया था, जिसे चीन नहीं मानता है, ठीक। और अगर हम देखें तो यह जो आपकी मैकमोहन रेखा जो है इसकी लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो है 1140 किलोमीटर है मैकमोहन रेखा की लंबाई, ठीक है। और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है 2014 कह रहे हैं 1914 में किया गया था, ठीक है। इस सीमा रेखा को भारत वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता है, ठीक है। चीन का जो भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, चीन का अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी अगर ये पूछ ले कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगती है। और अगर सबसे कम पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान हो जाएगा, इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? देखिए इसमें आ गया नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है यह 106 किलोमीटर है। और सबसे अधिक जो लगती है वो बांग्लादेश है, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो कितनी है? ये है आपका 4,096 किलोमीटर, ठीक है, 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चाइना है जिसके साथ भारत की सीमा लगती है और इसके साथ लगती है 3,488 किलोमीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका म्यांमार है, तीसरे नंबर पे है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर, ठीक है, 1,643 किलोमीटर। उसके बाद आपका भूटान है, भूटान के साथ भारत की जो बाउंड्री लगती है वो 699 किलोमीटर, ठीक है, 699 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका नेपाल है, नेपाल के साथ इसकी जो सीमा लगती है वो है 1751 किलोमीटर, ठीक है, 1751 किलोमीटर, ठीक। बाकी इसमें आपका पाकिस्तान भी, देखिए इसमें पाकिस्तान छूट गया, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है ये आपका 3,323 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा दी जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है इसको 0 डिग्री की रेखा कहा जाता है, ठीक है, 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर गोवा? इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक है, गुजरात की, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें गुजरात की जो तटीय सीमा है, ये सबसे लंबी है। और इसे जो है सर्वाधिक जो लंबी है, इसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक के नाम से भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर भी हो जाएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? आर्कियन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग का निर्माण हुआ है। यह रविदार है, इनमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और यह अपने असली रूप को खो चुका है। इन चट्टानों में आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है और यह नीस ग्रेनाइट सिस्ट प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें रविदाता या क्रिस्टल्स इसमें पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं, आपका गलत है। देखिए आर्कियन चट्टान में कभी भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कभी भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन चट्टानों से नीस ग्रेनाइट सिस्ट जैसे जो रूप कह सकते हैं कि जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ है। और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं यह वर्तमान समय में अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। इनका यह मतलब सबसे कह सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन चट्टान है जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में विद्यमान है, जिसका भारत में अगर एग्जाम्पल हम देखें तो आपका अरावली रेंज हो गया, अरावली पर्वत, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक। बी गलत है। नेक्स्ट देखिए, किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है? विंध्य क्रम, कुडप्पा, आर्कियन या फिर गोंडवाना? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है। कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है इससे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है, ठीक है। इससे आपका पूर्वी घाट जो है इसका निर्माण हुआ, ठीक। पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बारे में अगर और हम कुछ देखें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो नामकरण हुआ है वह आंध्र प्रदेश के पाया जाता है, कुडप्पा जिला। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है, कुडप्पा क्रम की चट्टान। और ये जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कृष्णा घाटी, नल्लामलाई क्षेत्र हो गया, ठीक है, पापाघानी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मुख्य रूप से इन चट्टानों का विस्तार है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है? कुडप्पा, विंध्यन, धारवाड़ या फिर गोंडवाना? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है यह कोयला प्रधान संरचना है। और भारत के जो कोयला संसाधन है इसका 99% से अधिक जो भंडार है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत में जो चट्टान पाया जाता है, जो कोयला पाया जाता है, इसमें मुख्य रूप से विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। विटुमिनस विटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। बाकी इसमें जो है ये जो आपके क्रम दिए गए हैं, जो चट्टानों का क्रम है, इनको लगाने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं। इसका जो सबसे प्राचीन चट्टान है वो आपका आर्कियन है, आर्कियन। उसके बाद आ जाएगा धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, फिर आ जाएगा आपका कुडप्पा, ठीक। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, फिर आ जाएगा आपका विंध्यन। उसके बाद है आपका गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका टर्सियरी, उसके बाद है आपका क्वाटरनरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया जो है धारवाड़ युग में हुई थी। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी उद्गार जो हुआ था धारवाड़ क्रम में हुआ था, और वही प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसके बारे में हम और कुछ देखें तो यह जो है गोंडवाना क्रम का जो निर्माण है मुख्य रूप से इसी क्रम में ज्वालामुखी उद्गार के बाद, ठीक है। और ज्वालामुखी ये सबसे पहले जो उद्गार हुआ था धारवाड़ क्रम में हुआ था, ये बात भी सही है, ठीक। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, दक्कन ट्रैप संरचना के बारे में। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ था, मेसोजोइक महाकल्प के जुरासिक कल्प में, मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियासिक कल्प में, या फिर पैलियोजोइक महाकल्प के कैम्ब्रियन कल्प में? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक। बाकी अगर इसके बारे में देख, दक्कन ट्रैप जो मुख्य रूप से इसका जो अधिकांश भाग दक्कन ट्रैप का पाया जाता है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसी क्षेत्र में जो काली मृदा का निर्माण है वो हुआ है, ठीक है। काली मृदा का निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप संरचना में ही, ठीक। और महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक विस्तार है। बाकी इसके साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश,
और ये जो आंध्र प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में भी कुछ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ जो क्षेत्र हैं वह झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरो के लिए विख्यात हैं। यानी निम्नलिखित में से किस क्रम के शैलों से इसका निर्माण हुआ है? जो पन्ना और गोलकुंडा की खाने हैं, इनका निर्माण किस क्रम में हुआ है? विंध्यन के कांग्लोमेरेट से, कुडप्पा शैल से, आर्कियन से या फिर धारवाड़ से? इसका सही आंसर क्या है? इनका जो निर्माण हुआ है विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? यह रेखा विवरण तथा रिफ्ट घाटी में बहती है, यह विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत पश्चिम की ओर है। ठीक है, भूमि का जो ढलान है मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही पूछा है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएंगे। ठीक है, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी जो बहती है वह ताप्ती, विंध्यन नहीं, तापी और सतपुड़ा के बीच से प्रवाहित होती है। सतपुड़ा और तापी के बीच से प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी जो तापी नदी है यह सतपुड़ा और अजंता के बीच से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है यह विंध्यन नहीं बल्कि तापी और सतपुड़ा के मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, तापी और सतपुड़ा के मध्य से प्रवाहित होती है, बात आपका गलत हो जाएगा। और भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर नहीं है, पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है और यही वजह है कि प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, बाकी जो नर्मदा हो गई और उसके बाद तापी हो गई, शरावती हो गई, ठीक है, भरतपुझा हो गई, ये सब नदियां जो है अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं और यह जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की लैटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह साधारणतः लाल रंग की होती है, इसमें नाइट्रोजन और पोटास की जो अधिकता है वो पाई जाती है और उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। कौन सा विकल्प लैटराइट मृदा के बारे में सही है बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और चौथा सही है। साधारणतः ये लाल रंग की होती है, बात बिल्कुल सही है। और टैपियोका काजू की कृषि इसमें की जाती है, बात भी बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध होता है, इसमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है, न कि समृद्ध होता है। और लैटराइट मृदा का सबसे अधिक जो विकास हुआ है, लैटराइट मृदा सबसे अधिक जो पाई जाती है, इसका जो सबसे अधिक विकास है वो केरल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, केरल वाले क्षेत्र में लैटराइट मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, और इसकी अगर इस मृदा की अगर हम कुछ बात करें तो इसमें बहुत अधिक निच्छालन के कारण जिस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है तो ऊपरी जिसमें ह्यूमस रहता है, जो मतलब उर्वर मृदा होती है, वो बह करके जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो बह करके या तो कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं या मृदा के निचले परत में चले जाते हैं। और जो इसमें कण होते हैं, जैसे जो खनिजों के कण होते हैं, जैसे लौह हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, यह ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं से लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और यह भारत के कुल भूभाग के 3.7% भाग पर लैटराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। लैटराइट मृदा यह फसल के लिए अनुपयुक्त होती है, लेकिन इसमें काजू हो गया, नारियल, टैपियोका, इसकी कृषि मुख्य रूप से की जाती है। और यह अम्लीय प्रकार की मृदा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यह जो है अम्लीय प्रकार की मृदा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, बाकी इसमें नाइट्रोजन पोटास की कमी पाई जाती है, इसमें आयरन हो गए और आपके आयरन हो गए, उसके साथ साथ आपका एल्यूमिनियम हो गया, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इसका जो सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक जो विस्तार है केरल वाले दक्षिण भारत, केरल में मुख्य रूप से पाया जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तर में पाया जाता है, अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक गैस जो है वो मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बॉम्बे हाई, ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर वाले क्षेत्र में यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पेट्रोलियम के मुख्य रूप से भंडार पाए जाते हैं। ठीक, और भारत में गोंडवाना सांस्तरों में कोयला पाया जाता है। भारत के गोंडवाना सांस्तर में कोयला पाया जाता है, न कि प्राकृतिक गैस, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, धारवाड़ खनिज की अगर हम बात करें, धारवाड़ खनिज में क्या पाया जाता है? धारवाड़ चट्टाने भारत की जो प्राचीनतम रूपांतरित चट्टाने हैं और इसमें मुख्य रूप से सोना, लोहा, मैग्नीज जैसे जो धात्विक खनिजों के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर बी है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाकी पहला तीसरा गलत है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी, इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक है, बाकी अगर बराक नदी की बात करें, यह असम की प्रमुख नदी है और यह मणिपुर, मिजोरम, असम से होकर के बहती है, या अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। ठीक है, और बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है। इसके साथ साथ सुरमा मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है इसी नदी पर स्थित है, और तिपाई मुख्य बांध जो मणिपुर में है बराक नदी पर स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तीसरा चौथा सही है। ठीक है, बात करें अगर कार्डेमम हिल्स की, कार्डेमम हिल्स जिसे एलामाला पहाड़ी भी कहा जाता है या पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इसके साथ साथ कार्डेमम पहाड़ी में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे पेरियार, मुल्लायार, पंबा ड्रेनेज भी शामिल है। ठीक, और उसके बाद आपका जो कैमूर पहाड़ी है यह विंध्यन रेंज के पूर्वी भाग में जबलपुर से सासाराम अर्थात बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो कैमूर पहाड़ी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक इसका विस्तार। ठीक है, मध्य प्रदेश से बिहार तक इसका विस्तार है। कोंकण तट में नहीं, कोंकण तट कहाँ पे है? कोंकण तट की बात करें तो ये आपके पश्चिमी भारत में है। ठीक है, पश्चिमी भारत में। ठीक, तो तीसरा चौथा आपका सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को कौन इंगित करता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्व में स्थित है और गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का अंतर है वो 2 घंटे का है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, 6 बजे हो रहा है, तो गुजरात में 8 बजे होगा। ठीक, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। और यही वजह है कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके द्वारा रह रह के मतलब समय समय से 2 टाइम जोन की भारत में मांग की जाती है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहित और पेन्नार। इसमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी? हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्राणहित और पेन्नार। ये दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। उद्गम इसका महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में स्थित है, यहाँ से होता है। कुंभ मेला जो नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्रवरा हो गया, मंजरा, ठीक है, मनेर, सबरी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ पोलावरम, कालेश्वरम और इचम पत्नी श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर ही स्थित है। तो ये परियोजनाएं भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बाकी ये जो अगर हम बात करें वंशधारा नदी की, तो यह उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इसका उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तीस्ता नदी के बारे में देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, साथ दूसरा आपका सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीस्ता नदी का जो उद्गम है वह चूनथांग सिक्किम में होता है और तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी बेसिन भारत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में भी है। भारत बांग्लादेश के बीच नदी विवाद भी, तीस्ता नदी जो विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच में है। इसके साथ साथ तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत, रंगपोचू और जेमछू, रांगयोंगचू, रंगीत, जो कि पश्चिम सिक्किम जिले से निकलती है और पश्चिम बंगाल के त्रिस्ता बाजार के समीप त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी पहला और तीसरा आपका गलत है। ठीक है, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो तिब्बत में स्थित चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी पर्वत जो है सभी जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ठीक है, ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालय के भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी जो है किसके हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाड़वी नाचिन केटू किस पर्वत श्रृंखला में है? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम या फिर कैलाश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे गार्डविन आस्टिन या फिर केटू भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन सी। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय से में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में है? कुमायूं, नेपाल, पंजाब या फिर असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय में स्थित है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, कुमायूं हिमालय में। और इसका जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक, कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है सतलज से लेकर के काली नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बीच की जो लंबाई है, सतलज से काली के बीच की जो लंबाई 320 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? हैरी हॉस, बियर्डन वियॉर्ड,
सिडनी बुरार्ड या फिर सीवार्ड बर्नार्ड। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी बुरार्ड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी देखिए इसमें जो आपका बात करें, अगर उत्तर से लेकर के दक्षिण या फिर से जो आपका पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो आपके हिमालय हैं, इनका जो विस्तार किन नदियों के बीच में पाया जाता है उसकी अगर हम बात करें, तो पहले आ जाएगा आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय का जो विस्तार है किन नदियों के बीच में है? देखिए पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज के बीच में है। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय, अभी ऊपर हम लोग देखे ही हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो यह सतलज से लेकर के काली तक है, काली तक है। और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसके बाद आ जाएगा आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है यह आपके काली और तीस्ता के बीच में है। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद है आपका असम हिमालय। असम हिमालय है। और असम हिमालय की अगर हम बात करें तो यह तीस्ता तीस्ता और दिहांग के बीच में है। ठीक है, दिहांग के बीच में स्थित है। और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन से बन जाता है कि किस हिमालय की लंबाई सबसे कम है और किस हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, जो नेपाल हिमालय है इसकी लंबाई सबसे अधिक है 800 किलोमीटर। और सबसे कम अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय, इसकी है 320 किलोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में है? कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय का विस्तार किन नदी के बीच में है आपको बताना है। ठीक है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय यही है आपका। ठीक है, जो पंजाब, इसी को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार सिंधु और सतलज के बीच में है। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। शिवालिक हिमालय के बारे में देखिए, यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी आबोर और मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक के गिरिपथ अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व और तीस्ता के बीच फैला क्षेत्रफल भाबर का मैदान कहलाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4 सही, तीसरा गलत है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है, आपका गलत है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 900 से लेकर के 900 से लेकर के 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, बाकी 1 2 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ हिमालय श्रेणियां दी गई हैं, उत्पत्ति काल दिया गया, उससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, उससे आपको सुमिलित करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का निर्माण पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में। लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, इसका जो उत्पत्ति हुई थी वो मायोसीन कल्प में हुई थी और शिवालिक का प्लायोसीन कल्प में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न पर्वत में से कौन किसका मिलान सही नहीं है? कंचनजंगा है भारत में, धौलागिरी पाकिस्तान में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है और नामचा बरवा चाइना में है। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धौलागिरी पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, धौलागिरी की अगर हम बात करें आपके नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में। ठीक, बाकी कंचनजंगा भारत में है, धौलागिरी है नेपाल में, मकालू नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, नामचा बरवा तिब्बत में है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है किसके? बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग जो होता है किसके माध्यम से अलग होता है? देखिए इनके बीच में पाया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी। अल्पाइन चारागाह जिसे हम कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? देखो उत्तराखंड में इसे जाना जाता है बुग्याल और पयाल के नाम से। ठीक है, और जो मर्ग है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर में, और इसी के नाम पर वहां पे जैसे आपका गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, बाकी उत्तराखंड में इसे बुग्याल पयाल कहा जाता है। ठीक, उत्तराखंड में इसे कहा जाता है बुग्याल और पयाल। ठीक, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी आपके जो उत्तर पूर्व राज्य है वहां पे इसे दुआर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अलीपुर दुआर जैसे हो गया, वो इसी में स्थित है।
नेक्स्ट देखिए, कुछ दर्रा दिया गया और क्षेत्र दिया गया, इसे आपको बताना है कौन दर्रा किस क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, आपका जो नुब्रा दर्रा है कहाँ पे है, ये आपके जम्मू कश्मीर में। नेओरा दर्रा है असम में। चुम्बी है तिब्बत में, और यूमथांग है सिक्किम में। ठीक है, सही आंसर इसका 1 2 3 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, बाकी अन्य कुछ दर्रे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में बेतबा, मर्क, नुब्रा और सुरू, ये दर्रा सभी जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? भागीरथी, दरमा, जोहन, पिंडर, सोन और टोन्स। हिमालय क्षेत्र में चंबा, संगला, स्पीति। तिब्बत में चुम्बी घाटी है। असम में है बराक और न्योरा। नागालैंड में तुजू जूकू घाटी है। ठीक है, और सिक्किम में युमथांग घाटी। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। रावी और चिनाब के बीच में स्थित दोआब जो है, इसे किस नाम से जाना जाता है? रावी और चिनाब के बीच में जो दोआब है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसे जो है रावी से आप याद रख सकते हैं, इसका पहला र और इसका च। ठीक है, रचना दोआब। ठीक, इसे जो है रेचना या रचना दोआब भी देखने को मिलेगा, तो इसे रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रावी नदी का पहला अक्षर लेना है, बाकी उसके बाद चिनाब नदी का पीछे आगे का दो। ठीक है, तो रचना या रिचना, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में सिंधु की कौन सी सहायक नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी में से निकलती है? श्योक, जास्कर, कुर्रम या फिर शिकार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी, कुर्रम नदी जो है यह सिंधु की सहायक नदी है जो सुलेमान पर्वत से निकलती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसकी जो आधार रेखा है कितने समुद्री मील तक है? 24, 120, 200 या फिर 200 समुद्री मील। 220, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 समुद्री मील तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। सिंधु की सहायक नदी के बारे में देखिए, सिंधु में दाईं ओर मिलने वाली जो नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल, तोची, गोमल और कुर्रम। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, क्यों? क्योंकि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां ये सब हैं और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां ये सब हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है? चिल्लास, बारामूला, अटक या फिर बिदनों में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, सही आंसर ये हो जाएगा इसका। पंचनद नदियों में निम्न में से कौन नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटकर निकलती है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब। इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट करके प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, बाकी सतलज नदी जो मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से इसका उद्गम होता है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति के पहले से यह नदी प्रवाहित हो रही है और यह अपने उसी मार्ग से प्रवाहित हो रही है जिस मार्ग से पहले प्रवाहित होती थी। ठीक है, तो सतलज इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। गंगा की दो शीर्ष जो धाराएं हैं धौली गंगा और भागीरथी, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम करके गंगा का निर्माण करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो ये हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से इसका उद्गम होता है, जब भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा की दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में इनका संगम होता है और वहां से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तो इसके संगम के बाद जब आगे नदियां प्रवाहित होती हैं तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो मिलन होता है देवप्रयाग में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते डीएबी करके। ठीक है, डीएबी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं और इसके बाद गंगा की उत्पत्ति होती है। ठीक, गंगा की सही आंसर ये हो जाएगा। भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी कौन है? महानंदा, हुगली, पद्मा या फिर बराक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है आपका महानंदा। ठीक है, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली जो अंतिम सहायक नदी है वो महानंदा है और गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों में जो पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है वो हो जाएगा आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। यह जो है इनका क्रम है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प गलत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और वो भी चेमाजुंगडोंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है। नामचा पर्वत के निकट या मध्य हिमालय को काट करके एक महाखंड का निर्माण करती है और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नहीं दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी पासी घाट के निकट सादिया से धुबरी, मतलब सादिया धुबरी जो वाला क्षेत्र है वहां पे इसकी दो सहायक नदियां मिलती हैं, दिबांग और लोहित। इसके दाएं किनारे पर आकर के मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जब असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती हैं, तब इसमें सुबनसिरी, जिया भरेली, घनसिटी, पुथिमारी, पगला दिया, कंपिली और मानस, ये सभी नदियां इससे मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखें तो ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर तथा पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद गारो पहाड़ी से मुड़ करके दक्षिण की ओर धुबरी अर्थात गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, मतलब बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता आदि नदी जब मिल जाती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखो हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेंथी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा तो इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो टाइम है वो क्या कहते हैं, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसे आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, गंगा में दाएं से मिलने वाली जो प्रमुख नदी वो कौन कौन सी है? गंगा में जो मिलने वाली नदी वो आपका यमुना है, टोंस और सोन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कोपेन के अनुसार एस प्रकार की जो जलवायु है कहाँ पाई जाती है? कोपेन के अनुसार एस प्रकार की जो जलवायु है यह पाई जाती है कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और एस प्रकार की जलवायु जिसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। कौनों का मौसमी जो उत्क्रमण है किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय, मानसूनी या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मानसूनी जलवायु की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 नॉर्थ से 60 अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आई वायु जो संहितियां हैं, माइस्ट एयर मास जो है या पछुआ हवाओं के भाग हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा आपका सही पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पछुआ हवाएं अस्थायी हवाएं हैं और 30 नॉर्थ से 60 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तक, 30 जो आपका साउथ है इससे 60 साउथ तक दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दूसरा जो है इसमें केवल सही है, बाकी पहला और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम की बात करें या ऊपरी वायुमंडल में जेट धाराएं तेज हवाएं जो जिसकी गति है लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, और यह सकरी पट्टी में प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, सकरी पट्टी में। इसके साथ साथ जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसकी जो दिशा है पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक, और यह जो है 160 से 480 किलोमीटर चौड़ी, 900 से 2150 किलोमीटर मोटी हो सकती है और दोनों गोलार्धों में परिसंचरण आमतौर पर 20 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के बीच देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, और चक्रवातों की वाताक्षी के अंदर का जो तापमान है, चक्रवातों की वाताक्षी के अंदर का जो तापमान है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ये बात भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही, बाकी विकल्प गलत है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा, इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? 1 और 2, 2 4, 3 4 या फिर 1 3? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 4, नागवली और वंशधारा। यह नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट पर उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं बैतरणी है और बुढ़ाबलंगा है, ऋषिकुल्या है, वंशधारा है, पलार है, ठीक है, नागवली है और चंपावती, ये सभी नदियां जो है पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा।
निम्नलिखित उमों पर विचार की नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है, नंदा देवी है कुमायूं हिमालय में, नोकरेक सिक्किम में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, नंदा देवी कुमायूं हिमालय आपका सही है। ठीक, बाकी नोकरेक की अगर हम बात करें आपके गारो हिल्स में है, नोकरेक है गारो हिल्स में। ठीक है, और नामचा बरवा की बात करें, नामचा बरवा जो है यह आपके गढ़वाल हिमालय में नहीं है। ठीक है, नामचा बरवा कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में नामचा बरवा। ठीक, बाकी गढ़वाल हिमालय कहाँ पे है? ये आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखिए, यह हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की है और गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की होती है। यह मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थ से निर्मित होती है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ। फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ इन सभी की कमी पाई जाती है। ठीक है, इन सभी का अभाव पाया जाता है। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी काली मृदा की विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत के कुल भूभाग के 16.6% भाग पर काली मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से। ठीक है, सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट देखिए, पेनगंगा वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यह सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अन्य जैसे प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, इंद्रावती, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख प्रजाति है? सागौन की जो वन जो पाए जाते हैं या किस प्रकार के वन उसमें क्या कहते हैं मानसून में पाया जाता है या फिर से किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन या उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन का वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनकी सीमा की लंबाई के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अभी ऊपर हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 4, 2, 3। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है सीमा साझा करता है 4,096। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जो सीमा लगती है 3310 लगती है। और नेपाल की सीमा जो है यह आपका 1752 है। और चीन की जो सीमा है यह आपका 3488 है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी हिमालय श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला में धीरे धीरे बढ़ता है जबकि पूर्वी हिमालय बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अचानक बढ़ता है। पश्चिमी हिमालय औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम होती है जबकि पूर्वी हिमालय में 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही है। देखिए, क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, अगर ऐसा किया गया तो शायद यह वीडियो जो है आपका 2-3 घंटे से ऊपर भी चला जाए। ठीक है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वही बताया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है और नर्मदा और तापी नदी घाटियों को पुरानी दरार घाटी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंची है, ये बात गलत है। ठीक है, पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण दिशा में अरब सागर तट के समानांतर और करीब तापी घाटी से लेकर के कन्याकुमारी के थोड़ा मतलब उत्तर तक लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तक है। पश्चिमी घाट अचानक एक विशाल दीवार के रूप में उभर करके पश्चिमी तटीय मैदान में लगभग 1000 मीटर की औसत ऊंचाई तक पहुंच जाती है और एक भव्य पर्वत जैसा जो संरचना है उसका निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सिंधु मानसरोवर से निकलती है, ब्यास नदी बारालाचला दर्रे से निकलती है, चिनाब रोहतांग दर्रे से और झेलम निकलती है वेरीनाग झरने से। कौन सा विकल्प इसमें से आपका सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, ब्यास जो है यह मध्य हिमाचल प्रदेश में पश्चिम पंजाब हिमालय और विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक खंड है। ठीक है, और रोहतांग दर्रे में 14,308 फीट की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब की अगर हम बात करें तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलती है और इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है और यह भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, तो यही दोनों गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में तराई क्षेत्र के बारे में कौन सा विकल्प गलत है?
यह भाबर के उत्तर में स्थित है और इसका समानांतर चलती है। अधिकांश भाग कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत महीन जलोढ़ मृदा से बनी है और इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा गलत है। ठीक है। देखिए, अगर तराई क्षेत्र का बात करें, इसका जो निर्माण है तब होता है जब भाबर क्षेत्र से लुप्त हुई धारा, जैसे देखिए हिमालय से जब नदियां निकलती हैं, हिमालय से नदियां निकलती है तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लेकर के आती हैं। ठीक है, नीचे जो है अपने गिरिपदीय वाले क्षेत्र में डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, गिरिपदीय वाले क्षेत्र में डिपॉजिट करती हैं और ऊपर से जब नदियां आती हैं तो इन क्षेत्रों में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, सतह के नीचे चली जाती हैं। इसके आगे जो है जहाँ मिट्टी मृदा के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नदियां एकाएक सतह पर आ जाती हैं और इससे जो है एक दलदली संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो भाबर के दक्षिण में जो तराई संरचना है इसका निर्माण पाया जाता है। ठीक है, तराई जो का जो विस्तार है भाबर के दक्षिण में पाया जाता है, जब इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर में पाया जाता है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके अब चौथे में क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और चार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? भारत में गर्म और शुष्क मौसम की विशेषता उच्च दबाव प्रणाली, उच्च तापमान और स्थिर दबाव और हवा परिसंचरण है। कर्नाटक में तूफान के कारण होने वाली बारिश को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। भारत में जहां तक समय और स्थान का सवाल है, वर्षा में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका गलत है। ठीक है, गर्मियों के दौरान भूमि पर निम्न दबाव और समुद्रों के ऊपर उच्च दबाव विकसित होता है। ठीक है, गर्मी में जो है लो प्रेशर होता है कहाँ पे, स्थलों पे, और हाई प्रेशर होता है समुद्री वाले क्षेत्र में। ठीक है, हाई प्रेशर समुद्री वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वही जो है हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा, यही आपका गलत है। ठीक, पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल की उपस्थिति का सबसे उचित स्पष्ट जो कारण है वो क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राजस्थान के उत्तर में पहाड़ी की अनुपस्थिति के कारण इसमें भौगोलिक वर्षा जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में जो मौसम पाए जाते हैं, जो ऋतुएं पाए जाते हैं, उसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? मानसून के बाद का मौसम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती मौसम है। बरसात के मौसम के दौरान कुछ निश्चित समय होते हैं जब मानसून कमजोर होता है। सर्दियों के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण भारत में भारी वर्षा होती है और सर्दियों में सबसे अधिक मौसमी वर्षा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व और दक्षिण आंध्र प्रदेश के आसपास वाले हिस्से में होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही है बताना, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सर्दियों के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण भारत में भारी वर्षा होती है, आपका गलत है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय तूफानों के माध्यम से जो भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर के जो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद भारतीय क्षेत्र में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं और भारतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा करती हैं, और इससे जो वर्षा होती है मुख्य रूप से उत्तरी भारत में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाला, यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ये आपका गलत है। मैंगो सावर आम्र वर्षा क्या है? मैंगो सावर जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है, क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह कर्नाटक और केरल में प्री मानसून वर्षा है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान व्यापारिक पवन बेल्ट के भीतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक, और इसके बारे में अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की शाखा पूर्वी हिमालय में प्रचुर वर्षा का कारण है और मानसूनी हवाएं पश्चिमी हिमालय तक मुश्किल से पहुंचती हैं और इस प्रकार वर्षा नहीं होती है। अधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो कम पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भारत में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। और पश्चिमी हिमालय में जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं पे पश्चिमी हिमालय में 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक, बाकी जो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में महाद्वीप जो है, महाद्वीपों के आपका जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, पश्चिमी वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। और यह भी आयनवर्ती क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जो आपका कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, और व्यापारिक पवनें जब चलती हैं तो समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो इन क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। ठीक है, जब इनके पास आर्द्रता होती है,
इन क्षेत्रों में वर्षा करते हुए जब ये आगे बढ़ती हैं, आगे जाने पर इसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है और इन क्षेत्रों में वर्षा करने में समर्थ हो जाती है, जिस कारण यह क्षेत्र जो है सूखा प्रभावित होता है। ठीक है, सूखा प्रभावित होता है और ज्यादातर जो रेगिस्तान है इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे। चाहे किसी भी महाद्वीप में आप उठा कर देख लीजिए, देखेंगे जो ज्यादातर जो रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, भारतीय जलवायु के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों की स्पष्ट बदलाव के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में उलटफेर होता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर बढ़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मिट्टी में बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन, खनिज लवण और अन्य कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी महान उत्तरी मैदान की मिट्टी से काफी पुरानी है। पशु, कीट, मनुष्य भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट देखिए, जहां भी नमी उपलब्ध होती है वहां फॉस्फेट और नाइट्रेट की मौजूदगी रेगिस्तानी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मिट्टी कारक के बिना बंजर रेतीली मिट्टी भी ओडिशा, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्रों में आम है, अर्थात मुख्य रूप से देखने को मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कवर किए गए क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मिट्टी के प्रकारों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट और रेगिस्तान, इन्हें जो है आपको बताना है किस मृदा का विस्तार कितने क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, उस हिसाब से आपको मतलब क्रम से लगाना है। ठीक है, भारत के कुल भूभाग में काली मृदा का जो विस्तार है मुख्य रूप से 15 लगभग 16% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी जो पाई जाती है यह कुल भूभाग के 18.49 लगभग 18.5% के आसपास पाई जाती है। लैटराइट मृदा का जो विस्तार है भारत में वो 4.3% भाग पर है। रेगिस्तानी मृदा जो पाई जाती है इसका जो विस्तार है लगभग 4.32% है। भारत और जलोढ़ मृदा जो है ये भी देख लीजिए, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा का विस्तार है और इसका जो विस्तार है लगभग 43.36% क्षेत्रों पर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पुदुचेरी में मांडोवी जुआरी क्रीक समुद्र तट में एक महत्वपूर्ण तटबंध है। पारसनाथ पहाड़ी हजारीबाग पठार में स्थित है। कैमूर पहाड़ी विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए गोवा में मांडोवी जुआरी क्रीक के समुद्र तट में एक महत्वपूर्ण तटबंध है, ना कि पुदुचेरी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार किया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इसमें से किसमें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। जब धाराएं किसी केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं तो एक पैटर्न विकसित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऐसे पैटर्न को रेडिकल ड्रेनेज कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल, जब जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र से नदियां चारों ओर प्रवाहित होती हैं, चारों ओर। ठीक है, तो इसे रेडिकल या फिर आरी अपवाह तंत्र कहा जाता है। रेडिकल या फिर आरी अपवाह तंत्र। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो आपका इसके अंतर्गत जो आपका जी क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो आपका मैकाल पर्वत हो गया, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, इसी का निर्माण करती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमरावती, भवानी, हेमवती, कामदनी आदि सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी जो है कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कावेरी जिसे दक्षिण भारत की पवित्र नदी कहा जाता है और यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक तमिलनाडु राज्य से होकर के यह लगभग 775 मील तक दक्षिण पूर्व में बहती है और बड़े झरने की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। उसके साथ साथ इसकी जो सहायक नदियां हेमवती, सीमसा, अर्कावती, चौबराई, तुरना, ननमित्ताई और बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णरेखा, भवानी, नोई और अमरावती। ऑप्शन सी। ठीक, भारतीय राज्यों में भूमि से घिरे कितने राज्य हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? 10, 9, 7 या फिर 5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टोटल कितने राज्य हैं? 5 हैं। ठीक है, और यह 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक, छत्तीसगढ़ है और उसके बाद आपका हरियाणा आ जाएगा, झारखंड है। ठीक है, झारखंड है आपका, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक,
ये सभी राज्य, ठीक, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ओंगे जनजाति पाई जाती, ओंग जनजाति पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती हैं? मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बिहार, किसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 4। उत्तर प्रदेश की लगती है, राजस्थान की लगती है और आपका जो छत्तीसगढ़ है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? यह है आपका अंडमान और निकोबार, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। पुदुचेरी के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी, ये जो 4 जिले हैं पुदुचेरी के, यह जो है इसमें बताना है कि कौन पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माहे। माहे जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है, माहे पश्चिमी तट पर स्थित है, बाकी सभी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और माहे है कहाँ पे? आपके केरल में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान नेपाल से लगती है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश म्यांमार से लगती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प सही, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। कर्क रेखा के बारे में देखिए, जयपुर कर्क रेखा पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में और न्यूनतम राजस्थान में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है बी, ठीक है। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है, ठीक है। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर जाती है और अभी आपको बताया गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर के जाती है। बाकी झारखंड की जो राजधानी राजधानी है रांची, या कर्क रेखा के अर्थात कर्क रेखा तो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। बाकी इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, या कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। बाकी बिल्कुल कर्क रेखा पर अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका रांची, ठीक है, रांची। सही आंसर बी है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। पश्चिमी घाट के स्थानीय तौर पर अनेक नामों दिए गए हैं, पश्चिमी घाट के स्थानीय नामों के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित है? महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक में अन्नामलाई, केरल में कार्डेमम इलायची और तमिलनाडु में नीलगिरी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 3 4, दूसरा गलत है। अन्नामलाई कहाँ कहा जाता है? देखिए अन्नामलाई की अगर हम बात करें, केरल में इसे अन्नामलाई या इलायची कार्डेमम कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1 3 4, ऑप्शन डी, 1 3 4। जनांकीय लाभांश से निर्दिष्ट किसे करता है? जनांकीय लाभांश जो है किसी जनसंख्या की तरल आय संरचना, इसका मतलब क्या है? मतलब इस भारत की जो किसी भी देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है इसका प्रतिशतता जो निर्भर जनसंख्या है इससे अधिक हो, निर्भर जनसंख्या से अधिक हो, ठीक है, तब इसे जनसंख्या को जनांकीय लाभांश कहा जाता है। जैसे वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें, भारत जनांकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अगर जनांकीय लाभांश मतलब जो युवा वर्ग हैं उनको उचित रोजगार मुहैया न कराया जाए, उनको प्रशिक्षण न दिया जाए, तो यह जनांकीय लाभांश जो है एक बोझ का रूप धारण कर लेती है, ठीक है, जैसा कि भारत में भी देख रहे हैं। और अभी एक रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ था जिसके अकॉर्डिंग भारत में जो बेरोजगारी है उसमें सबसे अधिक जो बेरोजगारी वो शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। यह पौने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप यह पौने 2 भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी हिमालय के दक्षिण पूर्व में बहती है। यह किसकी बात कर रहा है? यह जो है आपके पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहा है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जिप्सम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जिप्सम का जो जमाव है मुख्य रूप से पाया जाता है राजस्थान में। ग्रेफाइट का जमाव पाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और फ्लोरो स्पोर जो है इसका जमाव मुख्य रूप से पाया जाता है आपके गुजरात में और निखिल उड़ीसा में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन सी, 4 3 2 1। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार किए, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर जो इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ क्षेत्र और जो आपकी झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि दी गई है, किस क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है उससे सम्मिलित करना है, ठीक है। पश्चिमी घाट पे झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट पे झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में झूम कृषि को वालतरे कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि को कहा जाता है झूम। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसे डहिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 4 2 3 1, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। उमियाम परियोजना है मेघालय में, और थैबल परियोजना अरुणाचल प्रदेश, रेंगाली नागालैंड और धनश्री असम। कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है। थैबल एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो थैबल नदी पर इसका निर्माण किया गया है, और यह अरुणाचल प्रदेश नहीं, यह कहाँ पे है? यह जो है आपके मणिपुर की परियोजना है। ठीक है, मणिपुर की परियोजना। ठीक, मणिपुर की। बाकी आपका जो रेगाली परियोजना है, रेगाली ये एक सिंचाई परियोजना है और इसका निर्माण किया गया है ब्राह्मणी नदी पर, और उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ प्रजाति दी गई है, जनजाति दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है। निग्रिटो, निग्रिटो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। ठीक है, इरूला, कादर और कन्निका। ठीक है, यह प्रमुख जनजातियां हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहाँ पाए जाते हैं? इसकी जो प्रजातियां मुख्य रूप से भील, चेचू, हो, कुरुबा और मुंडा, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। मंगोलाइड से संबंधित है गारो और बोडो कछारी हो गया, डाफला, खासी, ये सभी मंगोलाइड्स प्रजाति से संबंधित है। और अर्मेनाइड से मुंबई और गुजरात के पास पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? किसकी सबसे अधिक है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार। प्रतिशतता अगर पूछेगा तो हो जाएगा बिहार, और जनसंख्या पूछेगा तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही आंसर डी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। ग्रीष्म संक्रांति कब होता है? ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को होता है। शीत संक्रांति होता है 22 दिसंबर को। बसंत विषुव जो है वह 21 मार्च को होता है, और शरद विषुव 23 दिसंबर को। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। मध्यमंडल, क्षोभ, समताप और बाह्य। इन्हें पृथ्वी की सतह से ऊपर क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ऊपर क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आ जाएगा समताप मंडल, उसके बाद आ जाएगा मंदमंडल, फिर बहिर्मंडल। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। शत्रुंजय, शत्रुंजय पहाड़ी, जो आपका शत्रुंजय पहाड़ी है, यह मध्य प्रदेश में है। शेषांचलम पहाड़ी तेलंगाना में है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। शत्रुंजय पहाड़ी की बात करें, यह पालीताना शहर, भावनगर जिले अर्थात यह कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। ठीक, यह गुजरात में है, और यहाँ पर जैनियों का, जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण भी किया गया। ठीक है। शेषांचलम पहाड़ी, शेषांचलम पहाड़ी की अगर हम बात करें, यह तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, और इसका जो विस्तार है आंध्र प्रदेश में, न कि तेलंगाना में। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, या निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुहागी बरवा है महाराजगंज में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। मानसून के आगमन प्रस्थान की तिथि को उनके संभावित तिथियों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मानसून का जो आगमन है इनको इनके संभावित तिथि से सम्मिलित करना है। ठीक, देखिए, कन्याकुमारी, अगरतला, आइजोल में मानसून का जो आगमन होता है यह कब होता है? यह जो है 1 जून को ही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बाकी अमृतसर, गंगानगर, फिरोजपुर, जोधपुर में मानसून का जो आगमन है यह कब होता है? यह होता है आपको 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम मानसून के लौटने की जो तिथि है यहाँ से, ये होती है आपकी 1 सितंबर को। और अमृतसर, गंगानगर, फिरोजपुर, जोधपुर में मानसून के लौटने की जो तिथि है वो है आपका 1 नवंबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सम्मिलित है? कियोझर तांबा के लिए है, रंगपो मैग्नीज, और फुटका पहाड़ बॉक्साइट, दरीबा लोहा। कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए आपका सही है। ठीक है, कियोझर उड़ीसा में है, और यह जो है मुख्य रूप से मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैग्नीज के लिए। रंगपो है सिक्किम में, और यहाँ तांबा के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, रंगपो में तांबा के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। दरीबा है राजस्थान में, और यह भी आपके तांबा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक, बाकी क्योझर की बात करें, ये आपको उड़ीसा में, ये भी याद रखिएगा, ये उड़ीसा में। ठीक है, और रंगपो यह सिक्किम में है। ठीक, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये आपका सही है, बाकी विकल्प गलत है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है केरल को मसालों का बागान। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 4 अर्थात नागवली और सुवर्णरेखा। भी हम ऊपर डिस्कस किए इसके बारे में, तो सही आंसर 1 सेकेंड, नागवली और वंशधारा है। ठीक है,
सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक, नागवली और वंशधारा, ये सभी नदियां जो है पूर्वी घाट से दोनों निकलती हैं। ऊपर हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह खनिज संसाधन का विपुल भंडार यहाँ पे पाया जाता है। कर्नाटक पठार की चट्टाने अग्निय पठार, अग्निय अथवा रवेदार तथा इसमें कहीं कहीं प्राचीन जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, कर्नाटक जो अग्निय चट्टान है यहाँ पे इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। और रूर क्षेत्र जो कहा जाता है छोटा नागपुर को, किसके किससे प्रेरित है? या जर्मनी में जो रूर बेसिन है, जर्मनी का जो रूर बेसिन है उससे लिया गया। ठीक है, इसे भारत, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर बेसिन कहा जाता है। ठीक है, बाकी रूर बेसिन है कहाँ पे? रूर बेसिन ये आपकी जर्मनी में है। ठीक है, और यहाँ भी मुख्य रूप से खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए प्रथम अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम क्या है? इसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमिलित है। घाघरा नदी इसकी सहायक है राप्ती, कोसी की अरुण, सोन की रिहंद और दामोदर की बराकर। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, घाघरा की सहायक नदी राप्ती है, कोसी की अरुण है, सोन की रिहंद और दामोदर की बराकर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ पर्यटन स्थल और राज्य दिया गया है, उसे आपको सम्मिलित करना है। चक्राता कहाँ पे है? चक्राता है उत्तराखंड में। हाफलांग कहाँ पे है? हाफलांग है असम में। कलिंगपोंग, कलिंगपोंग जो है आपके पश्चिम बंगाल में। और कुफरी है हिमाचल प्रदेश में, कुफरी हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को एनपीपी के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान समारोह 2024 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसके तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पहला पुरस्कार है वह मान्या चिवाड़ी को दिया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कोनेरू हम्पी 2 बार विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीतने वाले पहली भारतीय बन गई है। और डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले विश्वनाथन आनंद का दूसरे भारतीय हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, करंट अफेयर अपडेटेड है और यह करंट अफेयर क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे देश ने दिसंबर 2024 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैत ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए, ये नवीनतम है। ठीक है, वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्षावरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो 21.76% है। जबकि वृक्षावरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो 3.41% है। उसके साथ 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही है। और जो आपका वन सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण जो किया जाता है, वन रिपोर्ट जो प्रकाशित होता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसके पहले आया था कब? 2021 में। ठीक है, और अभी 2023 में आया है। अब फिर आएगा कब? 2025 में आएगा, और 2025 के लास्ट में। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? यह जो है इससे आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि जो मनाई जाती है, यह मनाई जाती है 6 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखा 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती, आज इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी इनकी पुण्यतिथि जो होती है वह 6 दिसंबर को होती है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आज मतलब आज 15 है, कल मनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के समसामयिकी के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ वाराणसी में हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत का 16वां लखनऊ आयोजित किया गया था। ठीक है, 16वां जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था।
कौन सा विकल्प इसका गलत है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ वाराणसी में किया गया, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो शुभारंभ किया गया है वाराणसी में नहीं किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ठीक, तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। 25 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की इसके तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया? किसके द्वारा किया गया था? यह शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास एनसीएक्स 2024 का आयोजन 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था। भारत एनसीएक्स का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रमुख हस्तियों को उनकी मृत्यु की घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शारदा सिन्हा, मनमोहन सिंह, जाकिर हुसैन और रतन टाटा, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, इनको क्रम से लगाना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4-1-3-2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, चार रतन टाटा की अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 9 अक्टूबर 2024 को हुई थी। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद है आपके शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है, इनका मृत्यु हुआ था 5 नवंबर को। ठीक है, फिर आपके जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर को। ठीक है, फिर मनमोहन सिंह जो है, मनमोहन सिंह इनकी मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर को। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, इसी के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था और यह 1991 से 97 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय संसद में लोकसभा के कभी भी सदस्य नहीं रहे। भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं उनकी प्रमुख पुस्तक है। कौन सा विकल्प इनके बारे में सही है? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1-3-4 दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें इनके द्वारा जो वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया गया था, इनके द्वारा जो वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया गया था 1991 से लेकर के 96 तक किया गया। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहला, तीसरा, चौथा सही है। यह प्रधानमंत्री जो बने थे राज्यसभा सदस्य के रूप में बने थे। ठीक है, उस समय यह राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के नहीं, तो याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। भारत को 24 से 26 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का अध्यक्ष बनाया गया है। 20 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यूएन हैबिटेट के बारे में देखिए। विश्व शहरी फोरम, फोरम नहीं फोरम है। ठीक है, इसका 12वां सत्र जो 4 से 8 नवंबर 2024 के बीच कहाँ मनाया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था काहिरा, मिस्र में। ठीक है, काहिरा, मिस्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं पर बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकीकृत रक्षा कर्मियों कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर 2024 तक पहला 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास जो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो किया गया था वो आपके नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जो है वो राउरकेला, उड़ीसा में किया जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के बारे में कौन सही नहीं है? 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक प्रमुख पहल है। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए 24-25 से 30-31 के दौरान 3600, ठीक है, 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, हर साल 5 लाख रुपए ये दिया जाएगा, आपका गलत है। हर साल जो है 1 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता देने की बात की गई है, न कि 5 लाख। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 7वां स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 1 से 10 दिसंबर 2024 को देश भर में मनाया गया और 101 केंद्रों पर आयोजित किया गया। एस आई एच जो है यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करने के उत्पादन, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया था यह 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। दूसरा सही है, पहला गलत है। इस पेडेक्स मिशन के बारे में देखिए। इसे 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C65 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था और इसका प्राथमिक लक्ष्य बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इस पेडेक्स मिशन की अगर हम बात करें, इसे 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C60 द्वारा किया गया था। C65 नहीं, C60 द्वारा पीएसएलवी। ठीक है, ठीक, इसके द्वारा किया गया था। और बाकी दूसरा भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है अंतरिक्ष यान के विलय और डॉकिंग के लिए प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन लक्षित अंतरिक्ष यान के जीवन को बढ़ाने के लिए डॉक की गई स्थिति में नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। 29 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में हुए प्लेन दुर्घटना में 179 लोगों की मृत्यु हो गई थी? यह प्लेन दुर्घटना दक्षिण कोरिया में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध लगाया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी हो जाएगा, वी रामा सुब्रमण्यम को। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन यह कहाँ पे होगा? किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा बिहार में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर में हुई। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। डिंग डोंग नामक बीमारी नाइजर में फैली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों को 61% कम करने के लक्ष्य को निर्धारित किया है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। डिंग डोंग बीमारी की अगर हम बात करें तो यह नाइजर नहीं बल्कि युगांडा में फैला था। ठीक है, युगांडा में। तो सी आपका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, इसमें भारत 40वें नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 11वें नंबर पे है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। ट्रैवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 2024 में 39वें नंबर पे है। ठीक है, 39वें नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करो तो इसमें भारत 10वें नंबर पे है, न कि 11वें। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। 19 दिसंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर दिल्ली में युगे युगीन भारत नामक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता किसके द्वारा किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? हिंदी कवयित्री गगन गिल को उनके कविता पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी लेखिका स्टोर्नी कीर को उनके उपन्यास स्क्रीट नाइट्स के लिए दिया गया। विजेताओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक राशि नहीं दी जाती है। नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। विजेताओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, आपका गलत है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपए दिया जाता है, 1 लाख रुपए। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रण के माले का परीक्षक सीएजी के सही क्रम को आपको लगाना है। ठीक है, सीएजी का जो क्रम है लगाना है। देखिए मुझे संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 2024 का जो बुकर पुरस्कार है किसे दिया गया है? 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया था सामंथा हॉर्वे को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 से 18 नवंबर 2024 के मध्य भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश में मेचुका में पूर्वी प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वीं संस्करण 2 से 23 नवंबर 2024 तक उमरोई मेघालय में संपन्न किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है यह मेघालय में नहीं हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था मेचुका के पूर्वी प्रहार में। इसका त्रिसेवा का अभ्यास का जो आयोजन है किया गया था और यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हैं, तो मैं आंसर बता दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132 इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 136 इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। बाकी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी किसी को अगर पेड ग्रुप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। जो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं वो सारे टेस्ट सीरीज आपको कराए जाएंगे। उसके साथ साथ पेड ग्रुप में सारे टेस्ट सीरीज पिन कर दिए जाएंगे, वहाँ पे पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर वाला सेक्शन भी अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।